हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम उत्तराखंड बोर्ड में आने वाले सारे मुख्य टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। और ये लास्ट मिनट वीडियो है। ये इसमें मैंने कोशिश करी है आपको सारे वो चैप्टर्स और वो टॉपिक्स को इंक्लूड करने की जो हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इसको ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो इसमें जितने भी हैं ना बच्चों, पुराने क्वेश्चंस को इंक्लूड करा गया है, हिस्ट्री के, सिर्फ इतिहास के हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें कोशिश भी मैंने करी है कि आंसर भी तुम्हें ओवरऑल डिस्कशन करूं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो मैं ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि यार देखो अब 15 तारीख को पेपर है, तो आज ही ये वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। रिंडरपेस्ट आप जानते हैं, अफ्रीका में एक बीमारी आ गई थी, पशुओं की बीमारी थी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि 90% मवेशी की मौत हो गई अफ्रीका में। ये दूसरा क्या हुआ, जंगल की आग की तरह ये पश्चिमी अफ्रीका में फैली, और इसमें पशुओं के खत्म होने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। तो इसके ये मुख्य परिणाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो, एक चीज याद रखना, जितने मार्क्स का प्रश्न होगा, ठीक है, जितने अंक का प्रश्न होगा, 3 मार्क्स का होगा या 4 मार्क्स का होगा, लंबे प्रश्न जो होंगे, तो उनको कोशिश करना, 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स लिखो आप, 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स लिखो, ऐसे क्वेश्चन करना है, कोशिश करनी है, ठीक है। अब जैसे एक प्रश्न है कि इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में मनोरंजन के कौन कौन से साधन सामने आए, ठीक है। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में मनोरंजन के कौन कौन से साधन सामने आए। ये प्रिंट एंड कल्चर यानी मुद्रण संस्कृति का एक से लिया गया प्रश्न है, जिसमें आपको पता है कि नॉवेल्स या, है ना, अखबार और उसके अलावा वैज्ञानिक की पुस्तकें, जैसे कि जिसमें आपके क्या नाम था उनका, आइजैक न्यूटन के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, या कई सारी ऐसी पुस्तकें जो फिलोसफर्स ने, कुछ दर्शनविद लोगों ने लिखी थी, दर्शनवादी लोगों ने पुस्तकें लिखी थी, वो सारी ये इसमें एक मनोरंजन के साधन बन गए थे। खासकर इसमें वैसे नॉवेल्स आएंगी, ठीक है, और ये आप पढ़ सकते हैं, उसमें इसको डिटेल में पढ़ लेना। इसके अलावा दूसरा प्रश्न जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वर्ष 1929 की महामंदी में क्या प्रभाव पड़ा। और आप देखोगे ना कि ये जो ऐसे प्रश्न मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं जो कि रिपीटेडली बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान में ये रखना है कि ये बार बार इनको तो छोड़ के नहीं जाना है, आपको एग्जाम में पक्का पक्का पढ़ने हैं। तो 1929 की महामंदी जो हुई, इस पर हमारे शहरों में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा भारत के, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा था गांवों में। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई, ठीक है। बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को 60% से भी ज़्यादा गिरावट आई उनके धंधे में। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्जे में डूब गए, है ना। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही, लेकिन आप कह सकते हैं गांवों के लिए या ग्रामीण के लिए बहुत ज़्यादा ये इसके लिए प्रॉब्लम रही, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके इसमें, ठीक है ना। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद करी। देखो, मुद्रण संस्कृति में भारत के राष्ट्रवाद को विकास करने में पहला इसका ये पॉइंट हो जाएगा कि सबसे पहली चीज, जो राष्ट्र एकता को लेकर ख्यालात थे, राष्ट्र एकता के ख्यालात छपने लगे किताबों में, छपने लगे। इसके अलावा अखबार एक राष्ट्रवाद का परचम के रूप में आया, जिसमें कई सारे लोग अपने विचारों को व्यक्त करते थे, ठीक है। किताबें सारे राष्ट्रवादी लोगों को
वादियों को, वादी लोगों बोल दो, राष्ट्रवादियों को जोड़ने का काम कर रही थी, जोड़ने का। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? अब देखो, ये है तुम्हारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो यूरोप में हुआ, पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया जिसको हम बोलते हैं। तो ये काफी सारे कारण थे। पहला तो देखो क्या था, सबसे पहला जो था इंपीरियलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, यानी राजक का शासन। देखो ये जो वीडियो है इसमें मैंने डिटेल तुम्हारे समझ लो जितने मेरे को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिले उनका मैंने एनालिसिस करा, उनके हिसाब से समझी मैंने। जनरली मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ बच्चों को, बट मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई सर उत्तराखंड बोर्ड में मैक्सिमम बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कुछ जगह पर मेरी त्रुटियाँ हो सकती हैं, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। बट ये पहली बार में है जो मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश ये करी गई कि आपको सारे आंसर्स में सही तरीके से दे सकूँ, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सारे डाले हैं। और आप ये समझ लीजिए क्वेश्चंस जो है ना इसमें, ये इनमें से पक्का पक्का आएंगे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इनमें से घूम फिर के बस ये समझ लो ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक्स आपको पढ़ के ही जाने हैं, ये छोड़ के नहीं जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा इंपीरियलिज्म यानी राजा का जो शासन था वो एक बहुत मुख्य कारण था। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्र की भावना लोगों के मन में जिसको हम रूहानियत बोलते हैं या रोमांटिसिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट उस टाइम पर उदय होने लग गए थे। एक हो गया था राइज ऑफ मिडिल क्लास, यानी मध्य वर्गीय लोगों का राइज, जिसमें वो लोग पढ़े लिखे लोग थे, है ना, पढ़े लिखे लोग उदय होते, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था राष्ट्रीय। ठीक है, यानी औद्योगिकरण हो रहा था, तो जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा आ रहा था, और पैसा आ रहा था तो लोगों के पास पढ़ने के लिए वो पढ़ाई में स्कूल जा सकते थे, पढ़ सकते थे, और उनको समझ में आ रहा था। ठीक है, ये सारे कारण थे। इसके अलावा गरीबी या मैं बोलूँ पोवर्टी, हंगर बहुत ज़्यादा हद तक थी, जिसकी वजह से वहाँ पर ये मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट जो आपका दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद वाला का उदय, तो उसमें गांधी इरविन पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, रोलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, और आपका दूसरा ये जलियांवाला बाग, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो महात्मा गांधी और इरविन का जो वाइस रॉय थे इरविन, उन्होंने क्या हुआ जब दांडी मार्च करी महात्मा गांधी ने, और उससे बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया, आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो 5 मार्च 1931 को, यानी मार्च 1931 को ये दस्तावेज साइन हुआ गांधी और इरविन के बीच में, जिसमें गांधी जी ने लंदन में होने वाली दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्से में लेने में सहमत, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने में अपनी सहमति व्यक्त करी। इसके अलावा इसके बदले ये बात करी गई थी कि जो भी राजनीतिक कैदी रहेंगे उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन दिसंबर 1931 में जब ये सम्मेलन हुआ तो उसका कोई परिणाम, एक फलीपूर्ण या फलीभूत कोई अच्छा फल नहीं रहा। ठीक है, तो ये था गांधी इरविन समझौता। अब देखिए जलियांवाला बाग कहाँ है, मानचित्र में ये है कि जलियांवाला बाग कहाँ है। तो जलियांवाला बाग आपका है पंजाब में, अमृतसर जगह है, तो ये हमारा पंजाब हो गया, और ये अमृतसर थोड़ा सा आपको पता है वहाँ पर, एक मिनट पेन, हाँ, ये है हमारा जलियांवाला बाग को वाला पॉइंट हो गया। ये अमृतसर हमारा पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। दूसरा चंपारण है हमारा बिहार में। तो चंपारण जो पड़ता है ना बच्चों, वो पड़ता है एक्चुअली नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर। तो आप यहाँ पर अगर इसको मार्क कर सकते हैं ख करके, बिहार में भी करेक्टली मार्क कर लेंगे तो हो जाएगा। ये बिहार हो गया, देखिए ये उत्तराखंड हो गया हमारा, ये यूपी, ये बिहार, ठीक है, और ये है पंजाब। ठीक है, तो और भी मैंने मैप डाले हुए हैं इसमें, मानचित्र डाले हुए हैं। अब देखिए पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद करी।
देखो, हाँ, तो देखो क्या हुआ कि आपको ये पता है कि अमेरिका का जो पहले अमेरिका में यूरोपियंस ने, यानी यूरोप के कई जो देश थे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी, उसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या करा, बीमारी का इस्तेमाल करा। तो 16वीं सदी के मध्य में आते आते पुर्तगालियों ने खासकर और स्पेनिश लोगों ने, इन्होंने हथियार का सहारा नहीं लिया, इन्होंने सहारा लिया, जैसे स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियार में परंपरागत किस्म के सैनिक हथियार नहीं थे, इनका हथियार था चेचक, चेचक की बीमारी। ये लोगों में, यूरोप के लोगों में इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, बट लेकिन अमेरिकियों में इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी चेचक की, जिसकी वजह से ये चेचक पूरे देश में फैल गई। और जब चेचक पूरे देश में फैल गई तो वहां के अमेरिका के लोग मरने लगे, है ना, मरने लगे। तो क्या हुआ, सिंपल, उन्होंने धीरे धीरे उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया इन स्पेनिश लोगों ने। तो देखो ये लिखा है, बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर चेचक जैसी बीमारी के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, 2019 के प्रश्न है ये सारे। अब 19वीं सदी के मध्य में बंबई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई? क्यों हुई भाई? देखो, बढ़ते व्यापार के चलते न केवल बहुत सारे व्यापारी और महाजन बल्कि तरह, ये पूरा आंसर है, पॉज करके देख सकते हो, कारीगर दुकानदार में बंबई में आकर बरसने लगे। कपड़ा मिल खुलने के बाद और भी ज्यादा संख्या के लोग आने लगे। भाई बंबई बढ़ने लग गया था ना, एक बड़ा शहर बनने लगा था, विकसित शहर बनने के लगे। ये डिटेल में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके आगे अब देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे सबसे ज़्यादा? भाई वहाँ पर गरीबी थी, है ना, लोगों के पास पैसा आने लग गया था। और क्या बोलते हैं, और क्या कारण हो सकते थे औद्योगिक क्रांति के? कि लोगों का मशीन्स बनने लग गई थी, है ना, इस वाष्प यानी जो हम बोल सकते हैं स्टीम जिसको हम बोलते हैं, है ना, इस तरह के इन्वेंशन होने लग गए थे। इसके अलावा गिरमिटिया श्रमिक कौन थे? गिरमिटिया श्रमिक वो लोग थे, ये अवधी भाषा में है गिरमिट शब्द। ये बंधुआ मजदूर होते थे जो फिजी और आपके मलेशिया और ये इन मालदीव्स में जा जाके काम करते थे ये लेबर्स। ठीक है, ये गिरमिटिया लेबर थे। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो इसकी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या किया? ये वाला जो प्रश्न है ना बच्चों, ये प्रश्न एक्चुअली वैसे तो इसमें आया हुआ है, ये आपको ग्लोबलाइजेशन नहीं, ये आपको मिल जाएगा उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में इसका उत्तर। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैं फटाफट ओवरऑल बता रहा हूँ, डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया? ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मुद्रण संस्कृति से किस प्रकार प्रभावित किया? कि जैसे कई सारी महिलाएं, जैसे कि राज सुंदरी देवी, है ना, कैलाश बाशिनी देवी, ये महिलाओं के बारे में लिखने लग गई थीं। इसके अलावा महिलाओं के स्कूल बनने लग गए। इसके अलावा कई सारे महिलाओं पर किताबें आने लग गई, है ना, जैसे अमार जीवन करके इन्होंने किताब लिखी थी ना, जिसमें उन्होंने अपर क्लास यानी जो उच्च ब्राह्मण, वो अपर क्लास हिंदू फैमिली के जो लोग होते थे उनके विमेंस के दुखदाई कथाएँ लिखी थी। तो ये वाला आ जाएगा, राज सुंदरी देवी, कैलाश बासिनी देवी। ठीक है, इसके अलावा 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के यूरोप में कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे? देखो ये यूरोप में आ गया एक तो ना, ये तो फर्स्ट चैप्टर का हो गया, एक सेकंड चैप्टर का भी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से तो ये हो जाएगा कि भैया 19वीं शताब्दी में विकास के कौन कौन, यूरोप में क्या क्या थे राष्ट्रवाद के विकास के? एक तो रोमांटिसिज्म हो गया आपका पहला, सिंपल सी चीज़, रूहानी चीज़, है ना। दूसरा मिडिल क्लास का जो राइज हुआ। ठीक है, इसके अलावा गरीबी, पॉवर्टी यानी गरीबी, ये भी एक कारण था। फिर 26 जनवरी 1930 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। आपको पता 26 जनवरी 1930 जो था स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, जवाहरलाल नेहरू ने इसका
वो कर दिया था कि ऐलान लाहौर अधिवेशन में कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और इसमें स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। तो ये इस पर बस ये था कि लेकिन लोगों को, जो नॉर्मल लोग थे, जो आम जनता थी, उन लोगों का ध्यान इस पर नहीं गया था। तो ये चीज़ था, ये एक पूर्ण स्वराज के लिए किया गया वो था, एक तरीके से आंदोलन था। बाकी रोल एक्ट सत्याग्रह या रोल एक्ट एक्ट, जो एक्ट पास कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने जल्दीबाजी में कि किसी भी राजनीतिक नेता को अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना वारंट के, है ना। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने दुकान बंद रहे, है ना, और दारू की या मदिरा की दुकानों की पिकेटिंग हुई, है ना। तो ये सब इसमें आपको लिखना है, रोल एक्ट सत्याग्रह कब हुआ, कैसे महात्मा गांधी ने कैसे लोगों को वो करा, है ना, ये सब चीज़ें। बाकी दांडी मार्च आ गया। दांडी मार्च गुजरात में होता है, दांडी यहाँ पर है, समुद्र वाला शहर है ना। मैं बहुत क्विक बता रहा हूँ, मुझे पता है मैं बहुत क्विक बता रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें पढ़ना है, ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा सा आप बुक अपने साथ खोल के रखेंगे और फटाफट देखते रहेंगे पॉज करते करते। लेकिन और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर इसमें से पढ़ लिया तो आप लोगों ने जो हिस्ट्री के, मान लो 20 मार्क्स का जो हिस्ट्री है आपका, इतिहास 20 मार्क्स का आ रहा है, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो पक्का आएंगे इससे, घूम फिर के इन्हीं टॉपिक्स आएंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, जो ये HSRA लॉन्च हुई थी, ये एक्चुअली दिल्ली के फिरोज शाह कोटला से स्टार्ट हुई थी। ये खौ वाला है, ये 2 वाला है, और ये पहला वाला दांडी, ठीक है, गुजरात में। जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तिका है डायमंड सूत्रा, या हिंदी में लिख ले तो डायमंड सूत्र। इसके अलावा वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी का भारतीय, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भारत में क्या हुआ था। ब्रेटन वुड्स समझौता वो था जिसमें IMF और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक बनाए गए थे, है ना, ये वाला है। पूर्व औद्योगिकरण यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या समझते हैं भाई, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले का जो समय था, जिसमें मशीन बनने लग गई, कई सारी मशीनों की का आधुनिकीकरण होने लग गया, हाथ से हटकर लोग अब हथका घर का यानी हैंडलूम प्रोडक्शन को छोड़कर मशीन मेड गुड्स को प्रेफर करने लगे, उनको ज़्यादा तवज्जो देने लगे। तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड टाइम था, ठीक है। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों प्राथमिकता देते थे? क्योंकि जो हाथ से काम था, वो एक बहुत ही जनरली क्या था, बहुत ही अच्छा काम होता था, हाथ से काम अच्छा था। दूसरा, मशीन वाले कपड़े में कि जो मशीन वाला जो कपड़ा था उसमें बेसिकली क्वालिटी का फर्क था, आप बोल सकते हो गुणवत्ता का फर्क था, है ना। और मशीन वाला जो एक चीज़ ये भी कर दी गई थी कि कई लोग मशीन का जो कपड़ा होता था या मशीन का जो सामान होता था, वो ना सस्ता होता था, जिसकी वजह से वो एक ये दिखाता था कि मशीन वाला कौन, लोग गरीब जनता इसको इस्तेमाल करती है। तो एक मतलब अपने आप को अलग दिखाने के लिए, गरीबों से अलग दिखाने के लिए, इसके लिए भी लोग इसी को हाथ से बना हुआ कपड़ा, हाथ से बना हुआ सामान लेते थे, क्योंकि हाथ से बना हुआ सामान जनरली अमीर लोग लिया करते थे। मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद में विकास में क्या योगदान दिया, वही ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी अगेन रिपीटिंग आंसर है कि इससे लोगों के राष्ट्रवादी विचार लोगों तक फैले, है ना, अखबारों से लोगों के बीच में एकता बढ़ी, इस तरीके से, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या हुआ भाई, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया, नेशनल असेंबली बन गई वहाँ पर, है ना। और ये जो वहाँ का लुई वो था राजा, लुई 16, उसको अपनी राजगद्दी से हटना पड़ा, है ना। और फ्रांस में ये वोटिंग सिस्टम आ गया, नेशनल असेंबली हुई, वोटिंग सिस्टम आ गया। और क्या था,
फ्रांस में इसके अलावा जो ओल्ड रेजिम का सिस्टम था, यानी जो क्लासेस में बटा हुआ था, वो चीज़ें हट गई, स्टेट जनरल ख़त्म हो गया। एक बार आप पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। ओके। इसके अलावा सविनय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था? सॉल्ट मार्च के दौरान हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या डिसाइड किया था? इन्होंने डिसाइड किया गया था कि खुले आम ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करेंगे और उनको टैक्स भी नहीं देंगे, है ना। तो इस तरीके का सविनय आंदोलन हुआ था, जिसमें फॉरेन का जो उससे जो निर्यात आयात करा हुआ कपड़ा होता था उसका बहिष्कार किया गया, है ना। और काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें हुई उनके, है ना, इस तरीके से। बाकी जलियांवाला बाग, आपको डेट याद होगी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी जलियांवाला बाग कांड, जिसमें बैसाखी का फेस्टिवल था और वो सभी लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे बैसाखी का त्यौहार मनाने। लेकिन क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था तो जनरल डायर ने खुलेआम वो कर दिया, क्या, फायरिंग कर दी। देश की पहली जूट मिल कोलकाता में रिश्रा में लगी थी। कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद ये है जमशेदपुर में, टिस्को प्लांट बोलते हैं, आयरन स्टील प्लांट। ये जमशेदपुर कहाँ पर है? ये जमशेदपुर है आपका, एक मिनट मेरे को कंफर्म करके देखना पड़ेगा। जमशेदपुर आपका है झारखंड में। एक सेकंड बच्चों, हाँ झारखंड में है जमशेदपुर आपका, तो आप झारखंड में इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो, भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई? 16वीं शताब्दी में लाई गई, ठीक है। अच्छा, व्हाट वाज द मेन फैक्टर? 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे? भाई क्या था? मशीन मेड गुड आने लग गया था, है ना। और क्या दिक्कत थी कि मैनचेस्टर में बनने लग गया था कपड़े वपड़े, है ना, ये सब ये था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उत्पादन क्यों बढ़ गया? क्योंकि भाई सारा सामान लड़ाई में जो सैनिक गए थे उनके द्वारा उनको चाहिए हो रहा था, है ना। वहाँ पर डिमांड बढ़ गई थी, है ना, मांग बढ़ गई थी। सारे लोग वहाँ युद्ध में चले गए थे, है ना, तो इस तरीके से। इसके अलावा ब्रेटन वुड वो एग्रीमेंट हम समझ चुके हैं। सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट वो रास्ते थे जिन रास्तों से पुराने ज़माने में मसाले, सिल्क या रेशम और कई सारे चाइनीज़ पॉटरी और कल्चर का एक देश से दूसरे देश जाते थे। मुद्रण संस्कृति भारत, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देख रहे हो मुद्रण संस्कृति कितनी बार आ गया है। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है, देखो मेरा ये मोटिव क्या है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में। मेरा ये मोटिव है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि बच्चों कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये वाले इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाने हैं। ये मेरा मोटिव है इस वीडियो में। आंसर बताना, आंसर तो मैं ओवरऑल सबका डिटेल में लिखवा सकता हूँ, है ना। लेकिन दिक्कत ये है ना, पहली चीज़ तो देखो ये है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो कल एग्ज़ाम होगा 15 तारीख को। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी हम डिस्कस करें। चंपारण सत्याग्रह, ये भी कितनी बार, तो ये पता होना चाहिए जलियांवाला बाग कहाँ हुआ, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ, ये पता होना चाहिए। अच्छा, सिविल कोड ऑफ 1804 यानी नागरिक संहिता 1804 में किसके नाम? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने चालू किया था। कि साइमन कमीशन के आने पर किसकी मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की लाठियों से मृत्यु हो गई। विश्व आर्थिक महामंदी कब हुई? 2019 में हुई, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के 3 लाभ लिखे, क्या हुआ इससे? भैया पैसा, आर्थिक विकास हुआ, लोगों को कई सारी जॉब्स मिल गई, है ना। ये तो उसका आ गया भाई, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। मुद्रण संस्कृति में ये देखो, राष्ट्रवाद से के विकास में क्या योगदान रहा? देखो कितनी बार रिपीट हुआ है भाई क्वेश्चन। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव करे? यूनिफॉर्म लॉज लगाए। यूनिफॉर्म लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? यूनिफॉर्म लॉज मतलब एक समान कानून। जैसे अभी उत्तराखंड में आया ना एक समान कानून, समान कानून संहिता क्या है वही। उसके अलावा क्या आया था? सेंट्रल केंद्रीकरण करा, केंद्रीकरण, है ना। उसके अलावा जो फ्यूडल सिस्टम, क्या बोलते हैं इनको, फ्यूडल्स को हिंदी में, उसको अबॉलिश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और किसी को भी प्रिविलेज बाय बर्थ यानी बचपन से जो जन्माधिकार मिलता था वो ख़त्म कर दिया, ये सब नेपोलियन आके।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताइए, क्या क्या जानते हैं भाई। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट, सभी ने बहुत बार रिपीट हुआ बच्चों। रोल एक्ट, साइमन कमीशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 1928 में साइमन कमीशन आया था, रोल एक्ट 1919 में हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ के जाना है। जो छोड़ के जाएगा वो बहुत बड़ी गलती करेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह, कितनी बार रिपीट हो गया, 3-4 साल के पेपर रिपीट करें, ठीक है। तो बच्चों ये बेसिकली आप समझो कि जो मैंने ये डाली है वीडियो, ये वीडियो कोई बेसिकली आंसर बताने के लिए वीडियो नहीं है। इसमें मेरे को बस इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने थे जो आपको लास्ट मिनट में याद करके जाने हैं, छोड़ के नहीं जाने हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो बनाते रहूँगा। धन्यवाद।